नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सुधारों की अहम भूमिका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को एक महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक राज्य का पूर्ण विकास आवश्यक। ईरान ने चेतावनी दी, अगर ट्रंप प्रशासन ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर उस पर हमला करता है तो अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाएगा। देशव्यापी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हुई। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया और वडोदरा में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड के 301 रन के जवाब में विराट कोहली और शुभमन गिल ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व स्थिरता का वातावरण है। आज राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र विनिर्माण, पर्यावरण अनुकूल विकास और गतिशीलता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। सौराष्ट्र और कच्छ भारत की ग्रीन ग्रोथ का, ग्रीन मोबिलिटी का और एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हब बन रहा है। कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क होगा। श्री मोदी ने कहा कि उद्योग के लिए तैयार कार्यबल और जीएसटी सुधारों से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सौराष्ट्र के 7 जिलों में 13 ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक एस्टेट का शुभारंभ किया और राजकोट में एक विशेष चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्घाटन किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी, करण अडानी और बीके गोयनका सहित कई प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया। राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में आज बड़े उद्योगपतियों ने विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराया। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 5 वर्षों में गुजरात में अपने निवेश को 2 गुना कर 7 लाख करोड़ रुपए तक करने की घोषणा की। इसी कड़ी में अडानी पोर्ट्स के एमडी करण अडानी ने बताया कि खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी पार्क 2030 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये घोषणाएं बताती है कि गुजरात आने वाले समय में हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीकी के दम पर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इससे पहले गुजरात दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी ने आज दोपहर राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने गिर सोमनाथ जिले के तटीय शहर प्रभास पाटन में ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए विभाजनकारी तत्वों को परास्त करने के लिए देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के अंतिम खंड का उद्घाटन किया। ये खंड सेक्टर 10A को महात्मा मंदिर से जोड़ेगा। ये महात्मा मंदिर को मोटेरा स्टेडियम से जोड़ेगा और अक्षरधाम, LDRP कॉलेज, गिफ्ट सिटी तथा गांधीनगर जैसे प्रमुख स्थलों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करेगा। गुजरात दौरे के तीसरे दिन कल प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जर्मनी के चांसलर कल से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। देश भर में कल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के लिए निबंध संकलन का विमोचन करेंगे। सम्मेलन में आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि युवा ही देश की असली पूंजी है। इतना कॉन्फिडेंट और इतना एक्साइटेड यूथ है हमारा जो हमें विकसित भारत 2047 तक लेके जाएगा। 41 साल लगे किसी दूसरे एस्ट्रोनॉट को भेजने में इंडिया में, लेकिन इस बार बहुत कम समय लगेगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हम सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर पाएं और इसी की तरफ मेहनत होनी चाहिए कि जो हम सपने बच्चों को दिखा रहे हैं उनको पूरा भी करना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर के 52 और लद्दाख के 31 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत को विकसित, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखती है। तिरुवनंतपुरम में न्यू इंडिया न्यू केरल कॉन्क्लेव में श्री शाह ने आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और खेलों में केरल के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य को भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन की जरूरत है। यहाँ पर UDF, LDF, फिर LDF, UDF, ये जो क्रम चला है उसने पॉलिटिक्स में एक प्रकार की स्थगितता लाने का काम किया है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूँ, एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और NDA ही दे सकता है। श्री शाह ने मांग की कि सबरीमला सोना चोरी मामले की जांच एक तटस्थ एजेंसी को सौंपी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में IPAC कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप की आलोचना की है। नई दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। कल हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कारवां पर हमला हुआ। पुलिस रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की गई। ये हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, लेकिन कोई FIR नहीं हुआ। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस अब ममता जी के गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान सत्यापन के लिए चाय बागानों और सिनकोना बागानों के रिकॉर्ड के उपयोग को मंजूरी दे दी है। श्री बिस्ता ने कहा कि चाय बागानों और सिनकोना बागानों में रोजगार का रिकॉर्ड भविष्य में भी आधिकारिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा। सुशासन और योजनाओं के समय से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ किया था। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है।
एक दशक से भी लंबे समय के दौरान प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है और परियोजनाओं में विलंब के कारणों का समाधान हुआ है, साथ ही जवाबदेही भी तय हुई है। विशेष श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड को 4 लेन बनाए जाने पर एक रिपोर्ट। लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के 127 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन में विस्तारित करना मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़क अवसंरचना के उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को 4 मई 2016 को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्वीकृति दी गई थी। यह कॉरिडोर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों से होकर गुजरता है। हालांकि इंजीनियरिंग कार्यों में निरंतर प्रगति हो रही थी, लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रबंधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियां सामने आई। कुल 686 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के मुकाबले प्रारंभ में केवल 337 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो सकी थी। इस परियोजना को 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति की बैठक में समीक्षा की गई, जो एक निर्णायक पहल साबित हुई। समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को शेष भूमि का शीघ्र अधिग्रहण कर उसे सौंपने और मुआवजे का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकार के समन्वय से कार्य की गति को तेज रखने के साथ साथ कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। प्रगति बैठक के बाद प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे शेष भूमि का पूर्ण अधिग्रहण हो सका। वैधानिक और भूमि संबंधी बाधाओं के दूर होने के बाद NHAI ने मानव संसाधन और मशीनरी की तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की। परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 30 अप्रैल 2019 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह परियोजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि प्रगति के माध्यम से सक्षम समन्वय और समय पर निर्णय लेकर भूमि एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को दूर करते हुए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। इस परियोजना से संबंधित क्षेत्र में व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी हुई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो अमेरिकी सेना और इजरायल को निशाना बनाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों को दबाने पर ईरान पर हमला करने की अपनी धमकी दोहराई है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ने देश में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने का आरोप लगाया है। इस बीच प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। वहीं 3,300 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। ईरान में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कई यूरोपीय शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आज देश की संघर्षरत अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव का संकल्प लेते हुए सुलह का रुख अपनाया। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उत्तर भारत में तापमान में और गिरावट आने से शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति गंभीर होने की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में कल अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति का रेड अलर्ट और उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के वडोदरा में 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के 301 रन के लक्ष्य के जवाब में विराट कोहली और शुभमन गिल की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 43वें ओवर में 5 विकेट पर 245 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सुधारों की अहम भूमिका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक राज्य का पूर्ण विकास आवश्यक। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।